ठीक है, so let us continue with last year's paper. Question number 21 is based on refrigerator. वो सिलेबस में नहीं रहा, वो कट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22nd क्वेश्चन सुन लो पहले. द एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा. हम वैसे सरफेस टेंशन के लिए टी सिंबल यूज करते हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा, तो वो यूज करेंगे. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 एंड डेंसिटी रो. व्हाट इज द हाइट h टू विच द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी. तो क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस आर, सरफेस टेंशन सिग्मा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 एंड डेंसिटी रो. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा आना है यहाँ पे, ठीक है, एंड डेंसिटी रो. व्हाट इज द हाइट टू विच द लिक्विड राइजेस. सो मतलब हाइट के फैक्टर्स दिए हुए हैं, हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है डायमेंशनली. यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी हैव टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, और एक वो भी दिया हुआ है आपको. हाँ नहीं, बस इतना ही बहुत है. चलिए, कौन बताएगा कौन सा फॉर्मूला है ये, कुछ आइडिया हो रहा है आपको? विच फॉर्मूला दे आर टॉकिंग अबाउट. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है, इसका मतलब उसकी डिपेंडेंस तो उन्होंने पहले ही बता दी, तो उसको हम ले नहीं रहे हैं. फॉर्मूला में वो हो सकता है, पर यहाँ पे हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वैसे भी वो डायमेंशनलेस ही होता है. चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला है ये, कौन बताएगा? कौन सा आइडिया आपको लग रहा है कि हो सकता है ये फॉर्मूला? बताओ. थोड़ा सा आपको वो लग रहा होगा कि एसेंट फॉर्मूला है. एसेंट फॉर्मूला क्या होता है? H इज 2t cos थीटा अपॉन r रो g. पर आप देखो इसमें ना g दिया हुआ है हमें, ठीक है, ना हम यहाँ पे थीटा ले सकते हैं. हम तीन ही फैक्टर्स ले सकते हैं. चलो देखते हैं कि कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है, इसको डिराइव करते हैं. मतलब 3 फैक्टर्स आर गिवन. तो व्हाट इज द मेथड? पहले k कांस्टेंट लगाइए, रेज द फैक्टर्स टू पावर्स a b एंड c. आपको पता है ना ये मेथड, ठीक है, रेज देम टू द पावर्स a b एंड c. अब नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द डायमेंशंस. हाइट क्या होती है? लेंथ होती है. तो m0 l1 t0 इज द डायमेंशन ऑफ हाइट, ठीक है. रेडियस इज L1, रेडियस इज ऑल्सो लेंथ. सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो लेंथ कट जाती है, m1t -2 आ जाता है फोर्स, सरफेस टेंशन की डायमेंशन. एंड डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो वी हैव रिटन द डायमेंशन. देखो जो कॉन्सेप्ट बहुत इजी हैं, कम से कम उसमें हम मार्क्स लूज नहीं करें बिल्कुल भी, ठीक है. जो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है उसमें तो हमने बिल्कुल मार्क्स लूज नहीं करने, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप है, इनको मल्टीप्लाई कर दो पहले तो पावर से. L1 into A is LA, MB T -2B, MC L -3C. अब हम कंबाइन कर देते हैं पावर्स ऑफ M L एंड T, ठीक है. यहाँ पे देखो मास के 2 हैं, हम उनको कंबाइन कर देते हैं. तो सेम अगर बेस है तो पावर्स गेट एडेड अप. तो M B + C हो गया, L हो गया A -3C, and T is -2B only. So we have combined the powers of MLT, now equating the powers of MLT on both sides. Next step is to equate the powers of MLT on both sides. तो B + C क्या हो जाएगा? 0. Next equation is A -3C, that is 1. And third equation is -2B equal to 0. So we have to derive the powers from here, ठीक है. तो B तो आपका 0 आ ही गया, यहाँ से B 0 आ गया, राइट. तो नेक्स्ट आगे क्या होगा? अब देखो यहाँ से आप B को 0 पुट करते हो तो C भी 0 आ गया, ठीक है. C 0 आ गया तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे. A -3C = 1, यहाँ से A आ गया 1. तो ये तो ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है. चलो तब करेक्शन करवाई होगी मे बी. चलो आप मेथड फॉलो कर लो, मेथड देख लो कैसे करना है, ठीक है. डायमेंशन आपकी कोई भी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, डायमेंशन आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए.
राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में मेन लॉजिक आपका क्या होगा कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप, एस्केप वेलोसिटी में बॉडी को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट करते हैं और ये वापस आ जाती है कुछ टाइम के बाद। जब हम एस्केप वेलोसिटी से थ्रो करते हैं इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब व्हेन इट वाज बाउंड टू द सरफेस ऑफ अर्थ थ्रू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है, इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, तो जब इसने उसको एस्केप कर दिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी गई कहाँ, इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मेन लॉजिक ये है व्हेन द ऑब्जेक्ट एंटर्स द स्पेस, when the object enters space then its gravitational potential energy is converted into kinetic energy। मेन लॉजिक ये है। वैसे हम इस डेरिवेशन में पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव करते हैं पहले, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है gm/r, राइट। तो gm/r मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लॉजिक बता रही हूँ जो क्या है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। v क्या है, ve, एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये m आपका कैंसल आउट हो जाता है और v आ जाती है √2gm/r, रेडियस ऑफ अर्थ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। व्हेन वी पुट द वैल्यूज फॉर अर्थ, radius of earth, mass of earth, radius of earth is 6400 kilometer, or in meter you can write like this, mass of earth is 6 into 10⁻24 kilogram. When we solve this it comes out to be 11.2 kilometer per second. So to throw any body out of earth's surface, the velocity that should be provided should be at least 11.2 kilometer per second. ऑर्बिटल वेलोसिटी याद है आपको, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √gm/r, ठीक है। यहाँ पे वैसे स्मॉल r होता है जो कैपिटल R प्लस h होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सैटेलाइट दैट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, देन हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ओनली r पे, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं ना। और एस्केप वेलोसिटी आपने देख ही ली √2gm/r। सो व्हाट इज द रिलेशन between escape velocity and orbital velocity? That is √2 times, escape velocity is √2 times the orbital velocity। ये दोनों में रिलेशनशिप है, ठीक है। कोई डाउट इसमें बच्चे पूछ लो, कोई डाउट है तो यू कैन रेज हैंड एंड आस्क एनी डाउट इफ यू हैव। नेक्स्ट है डिराइव ω² माइनस ω0² इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये क्या है, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। सो लेट अस डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ऑफ कोर्स वील डिराइव इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, ठीक है। सो ω² माइनस ω0² इज 2 अल्फा थीटा। वी आर टू डिराइव दिस इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, अल्फा से स्टार्ट कर सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे हम लिखते थे a is equal to dv/dt, same way we have written alpha is equal to dω/dt. We have written alpha equal to dω/dt, right? क्रॉस, अब इसमें देखिए t नहीं है कहीं पे, तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा t को बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय डी थीटा। मल्टीप्लाई भी कर देते हैं राइट हैंड साइड को डी थीटा से, डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये dt और d थीटा को इंटरचेंज कर दो, dω/d थीटा इंटू d थीटा/dt, ठीक है। What is d theta/dt? Rate of change of angular displacement is angular velocity. So this is omega. Take this theta on the other side, alpha d theta is omega d omega. So we arrive at this equation. See if any step is not clear to you, you can ask. Is that okay, students? Now integrating both sides. ओमेगा के लिमिट्स क्या है, इनिशियल से फाइनल, ओमेगा नॉट से ओमेगा, और डी
थीटा की लिमिट्स क्या है, थीटा 1 to थीटा 2 फ्रॉम एनी वन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू एनी अदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट. Now integrate, what is integral d theta? That is theta within the limits theta 1 to theta 2. तो इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो गया, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया, राइट. Now what is integral omega d omega? Omega means omega 1 d omega. So that is omega 1 plus 1 over 1 plus 1. That is omega square by 2 within the limits omega naught to omega. Okay. Now put in the limits, upper limit minus lower limit. Upper limit minus lower limit. We substitute. Is this step okay? If it is not clear, you can raise hand. Okay, now change in angular displacement. Change in angular position is angular displacement theta. So that is omega square minus omega naught square over 2 cross multiply 2 alpha theta is omega square minus omega naught square, or omega square minus omega naught square is 2 alpha theta. So this is your third equation of rotational motion that we have derived using calculus method. Same वैसे ही किया जैसे हम v square minus u square equal to 2as को derive करते हैं, सेम वैसे ही हमने derive किया. 25th is, why does a cyclist bend while taking a circular curve? ठीक है, सर्कुलर टर्न ले रहे हैं तो साइक्लिस्ट बेंड क्यों करता है अपने आप को? तो while negotiating a circular turn, why does a cyclist bend himself? थोड़ा सा हम अपने आप को टिल्ट कर लेते हैं ना, what is the reason? तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, this is the handle of that cycle and this is the wheel we are showing. So it has been tilted with respect to vertical at an angle theta. तो उसको थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है at an angle theta. Let us see what forces are acting. अब ये व्हील जो है वो ग्राउंड पे फोर्स एक्ट कर रहा है F, इन टर्न बिल्कुल फोर्स के ऑपोजिट रिएक्शन एक्सर्ट हो रही है, ठीक है. लेट अस रिजॉल्व दिस रिएक्शन इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि आपकी नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड है, तो जब भी कोई वेक्टर इंक्लाइंड होता है हम उसको रिजॉल्व करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स. इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. सो व्हाट इज दिस कंपोनेंट? इट मस्ट बी r cos theta and other component will be r sin theta. Other component will be r sin theta plus weight of the cyclist is acting vertically downwards. So let us see now how the forces are balancing each other. You can see r cos theta is balancing the weight. R cos theta is balancing the weight of cyclist. So we have one equation, r cos theta is equal to mg. Secondly, we can see that r sin theta component is acting along the radius towards the center of the circular track, and we know that is always the direction of centripetal force. So that means r sin theta component is providing that necessary centripetal force that is required for the cyclist to take the circular turn. ठीक है, so that means r sin theta is equal to centripetal force here. And what is the formula for centripetal force? You know that mv square over r, right? So our second equation becomes r sin theta is equal to mv square upon r. So have a look at both the equations. If there is any doubt, you can ask me. Yes, बच्चे देख लो दोनों इक्वेशंस कैसे बन रही हैं. अगर आपको इनमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हो. You can raise hand. Got it? So this r sin theta component is providing the necessary centripetal force. So r sin theta is mv square upon r, and r cos theta is balancing the weight of cyclist. So r cos theta is equal to mg here, right? Now let us divide both the equations. Dividing both the equations, what do we get? M gets cancelled, r gets cancelled, sin over cos, that is tan theta v square upon rg. So tan theta is equal to v square upon rg, and this is the angle.
to which a cyclist must bend himself to take the circular turn successfully. So this is the angle to which he should bend himself. इस एंगल पे उसको अपने आप को बेंड करना चाहिए. देख लो पूरा आर्टिकल, क्लियर है? Okay, next question is what is angle of repose? Discuss mathematically. Angle of repose क्या होता है? Anyone? Definition बताइए. अभी थोड़े दिन पहले हमने डिफाइन किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा, दोनों में रिलेशनशिप भी डिराइव किया था. चलो कौन बताएगा अल्फा क्या होता है? व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? रेज हैंड. यस, एनीवन? बोलो बच्चे, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? नो आइडिया? आई गिव यू हिंट. It is related to inclined plane. Yes, now. Another hint. An object is kept on inclined plane. No, not yet. Another hint. An object just slides down an inclined plane. It is on the verge of movement. Limiting friction is acting. Now any guesses? What is angle of repose? Okay, so angle of repose, alpha is defined as minimum angle to which a plane must be inclined so that an object kept on it just slides down. मतलब उतना एंगल इंक्लिनेशन का जिसपे एक ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड डाउन करती है, मतलब स्लाइड नहीं करती है, वो स्लाइड करने वाली होती है, उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज अल्फा. ठीक है, तो चलिए इसको डिराइव करते हैं. एंगल ऑफ रिपोज एंड इट्स एक्सप्रेशन. Angle of repose denoted by symbol alpha. So let us take an inclined plane on which an object is kept. Object of mass m has been kept. So let us mark various forces acting on the object. Its weight is acting downwards, vertically downwards. Weight act कर रहा है downwards, right? And reaction should be normal to the plane. Plane के perpendicular आपने normal reaction draw करनी है. So let us say alpha is that angle of inclination. Suppose alpha पे ऐसे होता है कि body जो है वो slide होती नहीं, होने वाली होती है. ठीक है, तो if this is alpha, this is also alpha. So let us resolve this weight into two components. ये mg है, तो ये component क्या होगा? mg cos alpha. And another component will be mg sin alpha. So there are two components of weight that we have resolved, mg cos alpha and mg sin alpha. Okay, and if the body is about to slide down, force of friction must be acting opposite in the upward direction. So F is the force of friction here. Now let's see how the force is balanced because the body has not moved yet. It's on the verge of movement but has not moved yet, right? So we have this equation mg sin alpha equal to F, and second equation is mg cos alpha equal to R. Any doubt in these two equations? कैसे बनाई हमने ये दो इक्वेशंस? बच्चे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. I hope that is clear to you. Now next step is we divide both the things and mg gets cancelled again. Sin alpha over cos alpha is tan alpha. And what do we call the ratio of force of friction to normal reaction? That is called coefficient of friction. So we get the expression for angle of repose mu is equal to tan alpha. So the expression for angle of repose is mu is equal to tan alpha. Clear है बच्चे? देख लीजिए पूरी डेरिवेशन है ये. Mu is equal to tan alpha. Angle of friction याद है आपको? Angle of friction हम एक horizontal table पर लेते हैं ऑब्जेक्ट को. ठीक है, उसमें क्या होता है, ये R और mg तो बैलेंस कर रहे होते हैं. ठीक है, ये आपका अप्लाइड फोर्स होता है दिस साइड और इस साइड पे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है. ठीक है, तो जब आप
रिजल्टेंट ड्रॉ करते हो पैरेललोग्राम लॉ से, ये आर डैश रिजल्टेंट होता है किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का. सो एंगल दैट दिस रिजल्टेंट मेक्स विद नॉर्मल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. और उस केस में भी बस आप tan थीटा लगाते हो तो आपका फिर से वही फॉर्मूला आ जाता है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा हियर. ठीक है, सो सेम वे म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा. दैट मींस अल्फा इज approximately equal to theta, or alpha and theta are numerically equal. Their definitions are different but numerically they are equal. 27th क्वेश्चन मोशन इन वन डायमेंशन का ग्राफ बेस्ड है, वो सिलेबस में नहीं है आपके, तो वो हम नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का. व्हाट इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन द एयर, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड परसेंटेज एरर इन इट. आई थिंक ये हमने काफी डिस्कस कर लिया है. न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ही कंसिडर्ड द प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर टू बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस. तो PV इज अ कांस्टेंट लगा के जब उसने V इज इक्वल टू अंडर रूट K बाय रो में K को सब्स्टिट्यूट किया, बल्क मॉडुलस को सब्स्टिट्यूट किया, तो उसकी वेलोसिटी आ रही थी अंडर रूट P बाय रो. And the value came out to be after solving 280 meter per second. That gave a large percentage error of 16%. So that was not acceptable. That meant that there is something wrong with the formula. So Laplace corrected it later on, but यहाँ पे वो नहीं पूछा गया. ठीक है. 29th question is the pressure of air in a soap bubble of 7 into 10 raised to power minus 3 meter diameter, मतलब 7 millimeter हो गया उसका diameter, is 8 into 10 raised to power minus 3 meter of water above the atmospheric pressure. Calculate the surface tension of soap solution. सरफेस टेंशन निकालनी है, सोप बबल दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला है इसका एक्सेस प्रेशर का, P इज इक्वल टू 4T/R. तो यहाँ से T निकाल लोगे, आपको प्रेशर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, उसका डायमीटर दिया है, वहां से रेडियस निकाल लो. ठीक है. सो हाउ विल यू फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन? इज दैट क्लियर टू यू? एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू 4T/R. नेक्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g at the bottom of a sea 6.4 kilometer deep. तो ये वेरिएशन इन g with डेप्थ वाला आर्टिकल है. ठीक है, उसका फॉर्मूला याद है आपको? क्या फॉर्मूला था? यस, g with depth 1 minus d over r into g it was. So we have to calculate value of g at the bottom of a sea 6.4 kilometer deep. तो डेप्थ दी हुई है ये. आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? दैट इज 6400 किलोमीटर. सो पुट द वैल्यूज हियर, वी कैन फाइंड न्यू g. 1 minus 6.4 over 6400 into 9.8 प्रीवियस वैल्यू. ठीक है, बस इसको आपने सॉल्व करना है. ये आपका 1/1000 आ गया. ठीक है, 1/1000 आ गया, और 1000 minus 1 is 999 over 1000. तो बस ये मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो रफली 9.9 आ जाएगी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन. कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब ध्यान से सुनिए. कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर. इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. एक थिन रॉड दी हुई है आपको. आंसर आपको याद ही होगा, हमने इसको डिराइव नहीं करना है. लास्ट ईयर तो सिलेबस में डेरिवेशंस थी. चलो आप मुझे फॉर्मूला ही बता दीजिए. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, रेज हैंड इफ एनीवन नोज द आंसर. टेल मी, क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन? यस, कौन बताएगा? नहीं आता किसी को? अरे बच्चे याद नहीं है आपको? 1/12 ml स्क्वायर
इट वॉज 1/12 ml स्क्वायर। और अबाउट एन एज व्हेन वी अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तो 1/3 ml स्क्वायर आ जाता है। व्हेन वी अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तो अबाउट एन एज, एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज विच इज पैरेलल टू दिस प्रीवियस एक्सिस, हमारा आंसर आता है 1/3 ml स्क्वायर। गॉट इट? चलो इसके बाकी क्वेश्चंस कल कंटिन्यू रखेंगे हम। ओके